नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जबरदस्त कहर है। गंगा यमुना समेत कई नदियां उफान पर है। क्या गांव क्या शहर, हर तरफ बसाफत की तस्वीरें नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर हो या वाराणसी की, जहां गंगा और यमुना नदियों के पानी की वजह से हर तरफ कहर ही नजर आ रहा है। वहीं बिहार में गंगा का क्रोध लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। गंगा की सहायक नदियों में उफान से हालात मुश्किल में हैं। घरों में फंसे लोगों पर खाने पीने का भी संकट है, तो राहत शिविरों में भी हाल बेहाल है। तो बात सबसे पहले प्रयागराज की करेंगे। तस्वीरें वहां की दिखाएंगे जहां पर गंगा यमुना के उफान ने कोहराम मचा रखा है। शहर में बाढ़ का पानी जिंदगी ठप करने पर तुला हुआ है। बड़े बड़े इलाकों में एक मंजिल तक पानी भर चुका है। हर दूसरे साल आने वाली बाढ़ के आगे सरकार भी लाचार नजर आ रही है। डूब गई है गलियां, डूब गए हैं रास्ते। पहली मंजिल तक मकान डूबे, घरों में रखे सामान डूबे और बाढ़ की इस बार में डूबती जा रही है जल्द राहत की उम्मीदें। भूखे प्यासे मर रहे फंसे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को परेशानी से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। क्योंकि प्रयागराज के जिन रास्तों पर दौड़ती थी जिंदगी, वहाँ सिर्फ सैलाब है। गंगा यमुना का पानी बढ़ने से मुश्किलें बेहिसाब हैं। बाढ़ की ऐसी मार के आगे लोग बेबस हैं। कहीं आना जाना मुमकिन नहीं है और न ही खाने का कोई इंतजाम है। आफत ऐसी है कि भूखे प्यासे लोगों के दिलों से आह निकल रही है। बहुत तरह की समस्या है भैया, आपको हम क्या बताएं। बच्चा हमारा 2 दिन से भूखा था। पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, खाने की समस्या, आपको क्या बताएं हम, बताइए। यहाँ पे कोई नाव वाला आ रहा, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कुछ आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, कोई हमें पूछता तक नहीं है हमें यहाँ पे आके, क्या आप फंसे हैं यहाँ पे, आप क्या खा रहे बच्चे के साथ, क्या पी रहे, कैसे जिंदा है, बताइए। सबसे बदतर हालात चांदपुर सलोरी इलाके के हैं। यहाँ हजारों घर डूबे हुए हैं। सलोरी के कैलाशपुरी मोहल्ले में हर ओर बस पानी ही पानी है। यहाँ ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ की वजह से इलाका खाली कर दिया है और सामान निकालने के लिए एनडीआरएफ से गुहार लगा रहे हैं। पानी से रूम डूब गया है और पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से हम लोग अपना सामान निकालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं एनडीआरएफ के पास। सिर्फ चांदपुर सलोरी ही नहीं, गंगा यमुना की बाढ़ ने कई और इलाकों में मुश्किलें यूं ही बढ़ा रखी है। पहली मंजिल पूरी तरह से डूबी हुई है। मकान की ऊपरी मंजिल लोगों की शरण स्थली बन गई है। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। बाढ़ की मार के बीच दोहरी आफत उन लोगों के लिए है जिसके घरों में कोई बीमार पड़ा है। 3 जगह जो है महिलाएं जो है मतलब बीमार थी, उनको ले आके जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना। 2-3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले हम लोग ले आके एडमिट कराए उनको। मतलब काफी बीमार थी। अब चारों तरफ पानी लगने की वजह से कोई साधन वहाँ नहीं जा पा रहा था। फिर हम अपने बोट से गए, उनको लेके आए, ले आके उनका इलाज मुहैया कराए। प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ में बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन इसी कोशिश में लगा है कि सैलाब के इस संकट के बीच किसी तरह लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने पहले से ही ड्यूटियां लगा रखी हैं कि कोई भी आदमी अगर उसको बाहर निकलना है तो उसको समय से निकाल लिया जाए और जो शिविर बने हैं, शरणार्थी शिविर हैं, वहाँ पर ला करके उनको रखा जाए और उनके घरों की सुरक्षा के लिए हमारी पेट्रोल टीम लगी है। सरकार भी संगम नगरी पर आई इस मुसीबत पर नजर बनाए हुए है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक की और भरोसा दिलाया कि गंगा कॉरिडोर बनने के बाद प्रयागराज के लोगों को ऐसी बाढ़ से जूझना नहीं पड़ेगा। सच है कि
प्रयागराज में बाढ़ का यह संकट लगभग हर वर्ष आता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने यह भी कहा है कि एक व्यापक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करिए, जिसके आधार पर प्रयागराज को सदा सर्वदा के लिए बाढ़ से मुक्त किया जा सके। बाकी गंगा मैया की कृपा बनी रही, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये बात तो भविष्य की है। मुसीबत आज प्रयागराज को बाढ़ के रूप में घेरे हुए है। डरे सहमे लोग गंगा यमुना में पानी घटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। शायद वहां ही कुछ सुनवाई हो। विगत रात में जो बीती है उसमें जो वाटर राइज है वो काफ़ी कम राइज कर रहा है। 8 घंटे में लगभग 3 सेंटीमीटर ही बढ़ोतरी हुई है और संभावना है कि आज ये स्थिर होना चाहिए यदि कोई बहुत ज़्यादा अधिक बरसात नहीं होती है तो। और मुझे लगता है कि आज शाम से नहीं तो कल सुबह से इसमें थोड़ा सा सुधार आने की आवश्यकता है। प्रयागराज में गंगा यमुना में पानी बढ़ने की रफ्तार तो घटी है, लेकिन बाढ़ की ये मुसीबत अभी कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि गले तक भरे पानी को उतरने में काफी वक्त लगेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। बाढ़ का पानी अलग अलग रास्तों से शहर में दाखिल हो रहा है। गांव और भी ज्यादा बेहाल है। बाढ़ से घिरे गांव के लोग घर बाहर छोड़ने को मजबूर हैं। बाढ़ से बर्बादी झेल रहे लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। क्या बोले, मोदी जी जब कहेंगे देंगे तब ना हम लोग बोलेंगे। हम लोग को पूरी जगह बाढ़ से गड़ रहा है, पूरी खेती नष्ट हो गई। अब कोनो सहारा नहीं हम लोग के लिए। 95% खत्म हो गया है। मोक्षदायिनी गंगा की लहरें प्रलयंकारी हो गई हैं। गंगा नदी के किनारे लबालब हैं। गंगा के किनारे बसे शहरों में सैलाब है। और ऐसा ही तांडव भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी नजर आ रहा है। यहां पहले गंगा नदी के किनारे बने घाट डूबे, घाट पर बने मंदिर डूबे। फिर बढ़ती लहरों ने शहर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। गंगा नदी के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया है। सभी के मन में सवाल यही है कि मुसीबत का ये उफान घटेगा कब। करोड़ों मकान डूबे हुए हैं सर। लगभग सभी के बेसमेंट में, यहाँ आश्रम में भी बेसमेंट में नीचे घुस गया है, जलजला हो गया सर। और एक बड़ा सा सुरंग फूट गया है नीचे जमीन में। कुआं हम लोगों का था वो भी डूब गया है सर। घर मकान डूब गया है। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत तबाही मचा दिया है। लोग छत पे हैं तो छत ही पे हैं, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। पैखाना में खाना बनाने का हर जगह पानी लीक कर गया। सीवर ऊपर आ गया हर जगह। वाराणसी शहर के हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। गांव में तो हाल और भी बुरा है। बाढ़ से बचाव के लिए टीकरी गांव के पास प्रशासन ने अस्थायी बांध बनाया था, मगर उसके बह जाने के बाद रमन बनपुरवा गांव में पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले पलायन करने पर मजबूर हो गए। यहां न तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची, न सरकारी मदद। गंगा का जो जलस्तर है वो 72.31 मीटर को पार कर गया है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ऊपर गंगा बह रही है। और नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव का, जहां लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो इस कदर गांव में भर चुका है कि अब यहां लोगों का रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त रमना बनपुरवा गांव में, जहां टिकरी में 2013 में बना एक अस्थायी बांध टूट जाने के बाद यहां ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के आगे अब घर छोड़ के जाने का कोई और विकल्प नहीं है। बाढ़ की मार झेल रहे लोग सरकार से नाराज हैं और इस मुसीबत के बीच उनका गुस्सा फूट रहा है। नाराज है सरकार से ऊपर बैठल बान अधिकारी कुर्सी पर। हमनों के देखा के चाहिए ना कि जनता के लगानी खेत लिया था। गांव में लोगों के घर डूब गए हैं। डर इस बात का है कि अगर पानी और बढ़ा तो गांव से निकलना तक संभव नहीं होगा। पूरा घर डूब गया है। पूरा डूब गया है। अब सामने आप देख रहे हैं ना। अब ओकरे आगे का बतावल जाए, पानी कौनो मतलब नहीं, सब रुकी न रुकी। 2013 में बांध बनाने का भरोसा था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में लोगों ने बांध नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया।
नहीं तो वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर जब 2013 में बाढ़ आया था तो बहुत ज्यादा पानी, लगभग इससे भी ज्यादा पानी उस टाइम आया था, तो बांध बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव अर्जी दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जब भी चुनाव आता है तो सभी लोग आते हैं, उसका सर्वे करते हैं कहाँ से कहाँ तक है, उसको बस लेकर जाते हैं, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वाराणसी का ये हाल करीब एक हफ्ते से है। लोगों की मदद के लिए पीएम मोदी ने प्रशासन से बात की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत का काम तेज करने के लिए मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ की बोट से उन्होंने वाराणसी में बाढ़ से मची तबाही देखी। कोशिश इस बात की है कि बाढ़ की इस मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाई जाए ताकि उनकी मुश्किलें कुछ कम हो सकें। अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। प्रयागराज और वाराणसी के अलावा यूपी के कई और जिले भी हैं जहां का हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। नदियां उफान पर हैं और लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। क्या गांव, क्या शहर, क्या खेत, क्या डगर, क्या दुकान, क्या मकान, सब पानी पानी हो चुका है। यूपी में नदियों ने रौद्र रूप अपनाया तो आधे सूबे को टापू में तब्दील कर दिया। ये यूपी का वो बुंदेलखंड है जो कभी पानी पानी के लिए मोहताज हो जाता था। जिस पानी की तलाश में लोग कोसों दूर जाते थे, आज वो पानी घर में घुस चुका है। जिन खेतों से खड़े होकर किसान पानी की आस में आसमान देखते देखते बूढ़े हो गए, आज वो डूब चुके हैं। ये खेत हैं उन लोगों के जो अन्न उपजाते हैं, लेकिन केन के बढ़े पानी ने उन खेतों को डुबो कर रख दिया है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खेत पूरा डूबे हुए हैं। जो गांव है वहां पर तक पानी पहुंच चुका था और अब इन खेतों में जो पानी पहुंचा हुआ है वो अभी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कम से कम 10 से 15 दिन अगर बारिश नहीं होती है तब जाकर ये खेत पानी से जो लबालब भरे हुए हैं, यहाँ पर पानी का जल स्तर कुछ कम होगा। यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने बांदा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आफत ऐसे बढ़ रही है कि लोगों के घर ढेर हो गए, जिंदगी अब सड़क पर आ गई है। मेरे पीछे ये वो इलाका है जहाँ पर बाढ़ केन का पानी बढ़कर आया तो खेतों में और घरों में चला गया। यहाँ इस जद में आने वाले जो घर थे, वो परिवार थे, वो अब थोड़ा सा ऊंचाई पर एक टीला है, यहाँ पर रह रहे हैं। करीब यहाँ पर 40 से 45 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। हमारा घर सरशंकरपुर और नानादेव में है और पानी में डूब चुका है। तो अब यहाँ पर कब से रह रही हो? यहाँ कम से कम 8-10 दिन हो गए। तो कैसे खाने का, कितने बच्चे हैं, कैसे खाने का हो पा रहा है? खाने का जितना आ जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो अपना ऐसे गुजर कर लेते हैं। यहाँ 40-45 परिवार हैं और यहाँ वैसे कोई सुविधा नहीं है। बस मान लो कि एक पैकेट लंच पैकेट मिल जाता है तो एक पैकेट एक दिन में तो क्या होगा, बच्चे लोग क्या खाएंगे और कि हम खाएंगे। नहीं तो परिवार में एक व्यक्ति को एक पैकेट, या अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 पैकेट मिलता है कि 1 पैकेट मिलता है? 2 दिन पूरा मतलब यूनिट के हिसाब से मिला है और एक दिन परिवार में एक लोग को मिला है, मुखिया को। सैलाब ने सड़क, खेत, खलिहान सबका अंतर खत्म कर दिया है। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। जो बाढ़ का पानी है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रोड के ऊपर से जो है बह रहा है। लोग हैं उनकी गाड़ी, भाई साहब गाड़ी बंद हो गई है। तो यहाँ रोज कैसे निकल पा रहे हैं? निकलते हैं, घूम घाम के निकलते हैं चक्कर से। अच्छा, ऐसे कितने लोग प्रभावित हैं इस वजह से, इस बाढ़ की वजह से? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। रोज ऐसे ही निकलना होता है? रोज ऐसे निकलना होता है। नाव यहाँ पे नहीं चलती है? नहीं, मतलब आप लोग जैसे जाते आते हैं तो कैसे जाते हो? क्या नाव चलती रही है अभी तक, बंद हो गई ना। ये केन नदी के बढ़े हुए जल स्तर की वजह से कि बांदा के तमाम इलाके बीते कई दिनों से कहा जाए कि इसी तरीके से सड़कों पर पानी बह रहा है। जो गांव में जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर, खेतों को छोड़कर दूर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जाने को मजबूर हैं, वहां पर जा रहे हैं। जिन लोगों को फतेहपुर या कानपुर जाना है वो भी जो है इसी मार्ग से गुजर रहे हैं।
हमीरपुर में तबाही की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां नदियों में आए उफान ने जिंदगी को सड़क पर ला दिया है। करीब 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं प्रशासन की ओर से राहत काम जोर शोर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ अपना विकराल रूप दिखा रही है। ये जो दृश्य, जो नजारे मैं आपको यहाँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से दिखा रहा हूँ, ये डराने वाले हैं। किस तरह से घर के घर डूब गए हैं। न केवल कच्चे मकान, बल्कि आप सामने देखिए पक्के मकान तक बीचों बीच बने वो डूब से गए हैं। 70% तक मकान यहाँ पर आप देखिए डूबे हुए हैं। थोड़ा नजर अगर आप पीछे की तरफ ले जाएंगे तो पेड़ आपको डूबे नजर आएंगे। ये हालत है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। ठीक ऐसी ही हालत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की है, जहां पर जिंदगियां एक तरह से करा रही हैं। लोग मजबूर हैं पलायन को, लोग मजबूर हैं अपने अपने घरों से ऊंचाई वाली सतह पर बैठकर अपना समय, अपना जीवन काटने को। 3 से 4 दिन से यही समस्या से जूझ रहा है हमीरपुर। यूपी में बाढ़ के कहर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की तबाही झेल रहे गाजीपुर का दौरा किया। चेहरे की गंभीरता हालात को बयां कर रही है। वहीं आसमान से दिख रही तस्वीरें चीख चीख कर बाढ़ की बेबसी और बर्बादी की कहानी कह रही हैं। हवाई सर्वे के बाद विधिवत कार्यक्रम में राहत वितरण भी हुआ। अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। बाढ़ से तबाही के बीच तमाम सरकारी औपचारिकताएं निभाई गईं, जहां सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। उत्तर प्रदेश के 23 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 1200 से ज्यादा गांव के करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान 13.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 154% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई है। बदायूं, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज में यमुना का कहर जारी है। अभी आगे आने वाले कुछ दिन तक हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। गंगा यमुना नदी का रौद्र रूप बढ़ता ही जा रहा है, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है। आज तक ब्यूरो। यूपी के अलावा गंगा ने बिहार को भी बेहाल कर रखा है। गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। शहर तालाब जैसे नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। नदियों का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए बिहार के जिलों का क्या हाल है। पानी बढ़ा तो इलाके डूब गए, मकान डूब गए, इंसान डूब गए, सड़कें डूब गई, अरमान डूब गए। ये बिहार की राजधानी पटना के आसपास के गांव का हाल है। क्या खाना, क्या सोना, आफत ऐसी आई कि यहाँ हर चीज का रोना है। सड़कों पर कमर तक पानी है। प्रशासन मदद के दावे करता है, लेकिन जनता कुछ और ही कहानी बयां करती है। चूल्हा चक्की सब जो है, जो सब डूब गया और जानवर है जो सब रह रहा पानी में। खाना घर से कल से शाम से बना नहीं है। सारा जगह व्यवस्था कर दी है। जहाँ जरूरत है नाव दे दिया गया है और सब जगह सर्वे कराया जा रहा है। जहाँ जो आवश्यकता होगी। दानापुर का हाल भी देख लीजिए। पूरा घर एक नाव में आ चुका है। लोग पलायन को मजबूर हैं। क्या इंसान, क्या जानवर, सब एक ही सफर पर निकले। अभी हम लोग कासिमचक से आए हैं, ब्रह्म बाबा तरफ से, कासिमचक पंचायत से। ये पानी बहुत हो गया है, पानी हो गया है, पूरे घर में घुस गया। मुंगेर में गंगा का पानी बढ़ा तो लोगों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। एनडीआरएफ की टीम को एक्शन में आना पड़ा। टापू बन चुके इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। करीब 200 परिवारों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बिहार के लखीसराय का हाल देखिए। गंगा ने घरों का रुख किया तो जिंदगी छत पर पहुंच गई। क्या इंसान, क्या जानवर, सब डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। मोहल्ले तालाब हो चुके हैं, सड़कें सैलाब हो चुकी हैं। मकान, स्कूल, सरकारी दफ्तर, सब पानी पानी है। का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में जितना पानी आया था उससे पानी अधिक हो चुका है। सड़क पर सर बढ़ रहा है पानी, सड़क पर बढ़ रहा है पानी। जिला मुख्यालय जाने में, जिला मुख्यालय से तो अभी तो चल रहा है, मगर कुछ समय में भंग हो जाए। 2019 में जितना पानी आया था उससे पानी अधिक हो चुका है। सड़क पर सर बढ़ रहा है पानी, सड़क पर सड़क पर बढ़ रहा है पानी। जिला मुख्यालय से तो अभी तो चल रहा है, मगर कुछ समय में भंग हो जाए। 2019 में जितना पानी आया था उससे पानी अधिक हो चुका है। सड़क पर सर बढ़ रहा है पानी, सड़क पर सड़क पर बढ़ रहा है पानी। जिला मुख्यालय से तो अभी तो चल रहा है, मगर कुछ समय में भंग हो जाए।
ये छपरा का परीक्षा केंद्र है, जहां चुनौती सिर्फ परीक्षा की नहीं है, बल्कि उससे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्र के बाहर पानी बनकर तैर रही है। मजबूरी ऐसी कि एक दरिया है और डूबकर परीक्षा देने जाना है। लेकिन आपदा में भी अवसर देखने वाले भी तैयार हैं। बीएड की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों के लिए ट्रैक्टर और ठेले तैयार किए गए, जहां 20-20 रुपए में दरिया पार कराया गया। इनकी कमाई हो गई और छात्रों की राह आसान हो गई। ये छपरा का परीक्षा केंद्र है, जहां चुनौती सिर्फ परीक्षा की नहीं है, बल्कि उससे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्र के बाहर पानी बनकर तैर रही है। मजबूरी ऐसी कि एक दरिया है और डूबकर परीक्षा देने जाना है। लेकिन आपदा में भी अवसर देखने वाले भी तैयार हैं। बीएड की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों के लिए ट्रैक्टर और ठेले तैयार किए गए, जहां 20-20 रुपए में दरिया पार कराया गया। इनकी कमाई हो गई और छात्रों की राह आसान हो गई। व्यवस्था कौन किया है? हम लोग खुद अपने आप से किया है। कॉलेज किया है? कॉलेज नहीं किया है? कोई कुछ नहीं किया है। क्या ले रहा है आप लोग? 20 रुपया एक आदमी से किराया ले रहे हैं। आने जाने का 30 रुपया एक तरफ का? एक तरफ से। हम ढो रहे हैं, मतलब 10-20 बेटा रहा है हमारा। एक पैसा से कितना ले रहे हैं? एक आदमी 10-20 रुपए है। शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो ये तस्वीरें, जहां जिंदगी लाचार नजर आती है। इंसान बेहाल नजर आते हैं। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कैमूर में कर्मनाशा नदी ने विकराल रूप लिया है। सड़कों पर 4 फुट तक पानी बह रहा है, जिसकी वजह से यूपी जाने वाले रास्तों को बंद करना पड़ा है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। आज तक मैदानी इलाकों में जहां नदियां कोहराम मचा रही, वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो तमाम इलाके ऐसे जहां पर कुदरत का कहर बरप रहा है। पहाड़ चकनाचूर हो रहे हैं और कहीं सड़कों पर रास्ता रोक रहे हैं तो कहीं नदियों का रुख ही मोड़ दे रहे हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति की बात करेंगे। भारी भरकम पहाड़ चंद्रभागा नदी में समा गया। चमोली और दार्जिलिंग से भी पहाड़ गिरने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दरकते पहाड़, जमींदोज होते पहाड़, काल बनते पहाड़, मुसीबत बनते पहाड़। देखिए किस तरह ये पहाड़ जमीन पर आ रहा है। पहाड़ अचानक से भरभरा कर गिर रहा है और पहाड़ का पूरा मलबा इस नदी में समा रहा है। पहाड़ के इस तरह जमींदोज होने की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं, जहां नालदा गांव के पास एक पहाड़ दरकने लगा और देखते ही देखते पहाड़ का मलबा नीचे बहती चंद्रभागा नदी में समा गया। हर तरफ धूल का गुबार उठने लगा। पहाड़ गिरने से चंद्रभागा नदी का पानी रुक गया। बड़ी मुश्किल से सिर्फ 10 से 15% पानी ही निकल पा रहा है। प्रशासन ने आसपास के गांव को खाली करा लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। आज सुबह से ही पहाड़ी पर धीरे धीरे भूस्खलन हो रहा था, लेकिन सुबह करीब 9 बजे पहाड़ी का एक बड़ा टुकड़ा टूटा और नीचे बहने वाली चंद्रभागा नदी में जा गिरा। चंद्रभागा का बहाव रुक गया, जिसके चलते आसपास के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। आसपास के खेत और खलिहानों में पानी भरने लगा। प्रशासन ने एहतियातन नदी किनारे बसे लोगों को यहां से दूर जाने की हिदायत दी है। और ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां पहाड़ दरक रहे हैं, चूर चूर होकर धरती की तरफ आ रहे हैं। देखिए किस तरह ये पहाड़ दरक रहा है और इसका मलबा नीचे की तरफ आ रहा है। ये तस्वीरें गुरुवार की शाम की हैं। भारी बारिश के चलते चमोली में भूस्खलन हुआ।
मिट्टी और पत्थर का मलबा नीचे की तरफ आने लगा। ये सारा मलबा जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आ गया। उत्तराखंड के चमोली में ये कुदरत का कहर देखिए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे नंबर 58 पर भूस्खलन हुआ और पागल नाला के पास राज्य परिवहन की बस बुरी तरह फंस गई। भारी बारिश के चलते पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी का ढेर हाईवे पर आ गिरा, जिसके चलते रास्ता रुक गया। ऋषिकेश, देहरादून और दूसरी जगहों पर आने वाली गाड़ियां फंस गईं। बीच का रास्ता टूट जाने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिवोक में नेशनल हाईवे 31 पर अचानक एक पहाड़ टूट पड़ा। पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में कई वाहन आ गए। एक ऑटो रिक्शा का तो कचूमर निकल गया। प्रशासन की टीमें राहत के काम में लगी हैं। हाईवे से पहाड़ का मलबा साफ किया जा रहा है। इस तरफ आ रही गाड़ियों को वापस लौटाया जा रहा है। इस साल की बारिश में पहाड़ों से भूस्खलन के जितने हादसे हुए हैं, उतने तो शायद पहले कभी सामने नहीं आए। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। भूस्खलन की घटनाओं में तमाम लोगों की जानें गईं, तो कई जगह सड़कें टूट गईं, पुल तक ध्वस्त हो गए। उधर किन्नौर में बुधवार को हुए हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सुबह 2 और शव बरामद किए गए। इस हादसे में जान गंवाने वालों की तादाद अब 15 हो गई है। सुबह से हमें 2 बॉडीज रिकवर करने में सफलता मिली और 2 बॉडीज रिकवर किया। इस तरह से कुल मिलाकर जो डे फॉर यस्टरडे, परसों हमने 10 और कल 3 और आज 2 और बॉडीज रिकवर करके टोटल 15 बॉडीज रिकवर कर ली है। हमारा सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। बोल्डर्स कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, ये थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है। आखिर क्यों इस तरह से टूट रहे हैं पहाड़? क्यों पहाड़ों का कोप धरती पर टूट रहा है? पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि पहाड़ों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में मानवीय दखल के चलते कुदरत की ये तबाही आ रही है। यहाँ पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है। यहाँ पे अंधाधुंध सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू किया गया 4 धाम रोड के लिए। इसी तरह उत्तराखंड में भी 4 धाम रोड के लिए बड़ी बेदर्दी और बड़े बेतरतीब तरीके से पहाड़ काटे गए, पेड़ काटे गए, जिसकी वजह से पहाड़ों की होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। क्योंकि ये दोनों स्टेट्स जो हैं, ये शिवालिक रेंज के ऊपर हैं, जो कि सबसे यंगेस्ट पहाड़ माने जाते हैं। जिस तरह से पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई जा रही हैं, जिस तरह अवैध खनन हो गया है और जिस तरह बिजली की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है, उसी वजह से पहाड़ जगह जगह अब तबाही मचा रहे हैं। अगर पहाड़ों पर इंसानों का दखल कम नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में पहाड़ों का कोप और भी बढ़ सकता है। लाहौल में मनमिंदर अरोड़ा के साथ कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी की उफनती लहरों में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। यहां नदी की धार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई और उसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 को तो किसी तरीके से बचा लिया गया, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद न सिर्फ लाशें ढूंढी, बल्कि डूबे ट्रैक्टर को भी बाहर निकाल लिया। नदी की तेज धार के किनारे पर खड़ी क्रेन और मझधार में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली में जैसे जंग चल रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर जिले के कौलारी इलाके की हैं, जहां पार्वती नदी के उफान में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई थी। लहरों की आगोश में आकर ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। अब इसे निकालने की कोशिशें हो रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें यहां रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ये देखिए किस तरह क्रेन के जरिए इस ट्रैक्टर को नदी की धारा से निकाला जा रहा है। क्रेन का पट्टा ट्रैक्टर के पिछले पहिए में बंधा है और क्रेन ने इस ट्रैक्टर को किस तरह से पानी के भीतर से उठा लिया, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्रेन के जरिए इस ट्रैक्टर को उठाकर सड़क पर रखा गया। एक तरफ ये भारी भरकम क्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने में जुटी थी, तो वहीं एनडीआरएफ की टीमें पार्वती नदी में बह गए 2 लोगों को तलाशने में जुटी थी। दरअसल बुधवार को इस ट्रैक्टर ट्रॉली से 5 लोग जा रहे थे। ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को पार्वती नदी में उतार दिया। नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पलट गया।
जिससे 3 लोग तो किसी तरह पार्वती की लहरों से बचकर निकल गए, लेकिन 2 लोग फंस गए। आज सुबह से ही एसडीआरएफ की 3 टीमें, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर की एसडीआरएफ टीम, सिविल डिफेंस की टीम और थाना क्षेत्र की टीमें और अपने धौलपुर के एसडीएसटी टीमें, इनके सहयोग से आज उनको रेस्क्यू किया गया है। दोनों डेड बॉडियाँ बंटी और पोक्सी, दोनों की डेड बॉडियों को निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों की लाशें बरामद कर ली। पानी का बहाव इतना तेज था कि एनडीआरएफ के लोगों को भी पसीना छूट गया। 24 घंटे में पूरे जिला प्रशासन की मदद से, एसडीआरएफ की मदद से दोनों लाशों को बरामद किया गया है और उनका ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद किया गया है। उनकी दोनों लाशों को पोस्टमार्टम करा करके उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मैं पूरे जिला प्रशासन धौलपुर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एनडीआरएफ की टीम जब राहत और बचाव में लगी थी तो वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई थी। जिस तरह जान की बाजी लगाकर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उससे लोग भौंचक्के थे। उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक। जहां बाढ़ है वहां तो लोग मुसीबत में हैं, लेकिन जहां बाढ़ का पानी उतर गया है वहां भी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। राहत शिविरों में लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। शिवपुरी की बात करें तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां तक अभी भी राहत सामग्री नहीं पहुंची है। तो इटावा की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर एक बाढ़ पीड़ित परिवार ने शमशान में ही शरण ले ली। ये पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले का हाल है। यहाँ की शिलावती नदी की बाढ़ में 30 गांव बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। देखिए बाढ़ का पानी किस तरह यहाँ के लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना रहा है। यहाँ घर पानी में डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह बाढ़ के पानी में एक एलपीजी गैस गोदाम डूबा हुआ है। गैस सिलेंडर पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव हो या घर या फिर किसानों की फसलें, सब लबालब हैं। गांव में घुटने से लेकर गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं आने जाने के लिए बस नाव का ही सहारा है। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने ऊपरी इलाकों में शरण ले रखी है, लेकिन उन तक कोई भी राहत का सामान पहुंच नहीं रहा है। सबाई जले डूबे पड़े आछे, একটা নৌকার ব্যবস্থা নেই, একটা ধান চাল সব ডুবে গেছে। মানুষ কি খাচ্ছে কেউ দেখতে আসেনি। পরিবারে কি নিয়েছে, ঘরে যা আছে চাল ডাল সেগুলো আছে। অর্ধেক দিন এক বেলা খেলে 4 বেলা খাইনি। इस साल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ ने प्रचंड रूप दिखाया। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन अब नई मुसीबतें सामने खड़ी हो गई हैं। ये शिवपुरी जिले का भानगढ़ गांव है। यहाँ के शहरिया आदिवासियों की बस्ती में लोगों के सामने 2 जून की रोटी का संकट हो गया है। ये लोग पत्थर की खदानों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। भारी बारिश और पार्वती नदी की बाढ़ में इनके घर तबाह हो गए। अनाज भीग गया। अनाज को किसी तरह ये सुखाकर पका रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि बाढ़ पीड़ितों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस गांव तक अभी कोई मदद नहीं पहुंची। भोजन का एक पैकेट नहीं पहुंचा। 6 दिन पानी पड़ा, 6-7 दिन हमारा राशन पानी बहुत कुछ परेशान थे हम, इसीलिए हमने एक नंबर भी लगाया। तो उसके बाद कोई आपके यहाँ पे सर्वे वगैरह करने आए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अभी खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल रही है? नहीं है, बेवस्था। गेहूँ गिर रहे हैं, बच्चा छोटे खावे पीवे थे, परेशान है। हाँ। कोई खाने के पैकेट वगैरह मिले आपको? कुछ भी नहीं मिलो ना, कोई न सरपंच ने देवा ना कोई सेक्रेटरी ना, खाने पीने को कुछ नहीं ना। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा के चकर नगर इलाके की हैं। भीषण बाढ़ में इस परिवार का घर बार बह गया, कुछ नहीं बचा। किसी तरह से जान बची तो इस परिवार ने अंत्येष्टि स्थली को ही अपना ठिकाना बना लिया। पूरा परिवार मवेशियों के साथ शमशान में आ गया। जहाँ चिताएं जलती थी वहीं ये परिवार खाना बनाता है। कुल मिला मतलब नरस्ता ही हो, 4 चीज मकानों गिर गए, सब कुछ वहाँ ढह गया, कुछ नहीं बचा वहाँ। ये शमशान घाट है, यहाँ भी सब मिट्टी आती है, तो किसी से हम लड़ाई झगड़ा नहीं, खूब मिट्टी जलाते वाले जलाते, हम यहाँ अपना खाना खा रहे पी रहे, कोई बात नहीं, किसी झगड़ा नहीं करते।
हट्टियाँ बराबर जलती है तो क्या करे, बिन से भी तो एला होएगा बनने के बिन मैंने थोड़ा बोला, हम तो समय काट रहे। इस परिवार के शमशान में रहने की खबर पता चली तो सांसद रामशंकर कठेरिया वहां पहुंचे और पक्का मकान दिलवाने का भरोसा दिलाया। मुझे पता लगा था तो मैं उनसे मिलने आया हूं और उनका पूरा घर गिर गया है तो उनके घर की भी व्यवस्था करेंगे और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि मुझे सुरक्षित स्थान पर कहीं ऊंचे पर मेरा मकान बनाया जाए, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और मुझे परेशानी होती है, तो हम जरूर इसकी चिंता करवाएंगे और इनको मकान कहीं ऊंचे स्थान पर बनवाने की व्यवस्था करेंगे। इस साल बाढ़ ने उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कहर बरपाया। गंगा, यमुना, बेतवा जैसी तमाम नदियां अब भी उफनाई हुई हैं। लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ का पानी उतर गया है वहां दूसरी मुसीबतों ने डेरा डाल दिया है। इटावा में अमित तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।